नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी फटाफट से कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए हर एक चीज। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने बोला था कि आप सब्जेक्ट वाइज सर जी सेशंस लेकर के आइए, और सेशन में भी एक थॉट ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 30 मिनट 30 क्वेश्चंस, मतलब 30 मिनट आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करो। फटाफट से कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और फटाफट से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है एग्जामिनेशन के लिए, मतलब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो जितना ज्यादा समय मिले और जितना जल्दी हम बढ़ सके उतना जल्दी बढ़ते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Okay, now the question is saying that the safe twisting moment for a compound shaft is equal to। अब देखो गाइस, अगर मैं यहां पर बात करूं तो इन्होंने बात करी है ट्विस्टिंग मोमेंट की, ठीक है। समझते हुए जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा है। सबसे पहले बात कर रहा है ये सेफ ट्विस्टिंग मोमेंट की, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बात जो करी है वो बात करी है ये भाई साहब ने कंपाउंड शाफ्ट के लिए। कंपाउंड शाफ्ट कहने का मतलब ऐसी शाफ्ट जो कि सीरीज में हो। सीरीज में शाफ्ट कैसी होती है? सीरीज में शाफ्ट होती है ऐसी, 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 राइट। ये होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड शाफ्ट बोलते हैं। अब इन्होंने बोला है कि भैया अब यहां पर सेफ ट्विस्टिंग मोमेंट हो, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलता हूं कि यहां पर मैंने एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया हुआ है T1 और यहां पर लगाया हुआ है T2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेफ की, तो सेफ ट्विस्टिंग मोमेंट में मुझे सबसे पहले देखना होगा कि अगर मैं इसमें इसको इस सबसे पतली वाली शाफ्ट को पकड़ के मरोड़ूं, पकड़ के ट्विस्ट करूं, तो ये सबसे पहले टूटेगी। भाई सिंपल सी बात है, तुम अपने हाथ को मरोड़ के देखो, अब तुम अपनी उंगली को मरोड़ के देखो, तुम्हें लगेगा कि भाई उंगली जल्दी टूट जाएगी जितनी ताकत मैं इसमें लगा रहा हूं। तो मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं मिनिमम टॉर्क लगाऊं, राइट। तो इसमें मुझे सेफ ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है? मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू किस में निकलेगी? मोटे वाले शाफ्ट में। मिनिमम वैल्यू किस में निकलेगी? छोटे वाले शाफ्ट में। तो भाई मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे सेफ जाना है, राइट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट in terms of a Poisson's ratio mu and the ratio of Young's modulus E, the shear modulus G elastic material will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी करा होगा। इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू होता है, राइट, ठीक है। इन्होंने बोला है E अपॉन जी की वैल्यू बताओ, तो जी को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या बनेगा? E अपॉन जी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 इंटू 1 प्लस म्यू। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सिंपल भी रखे हैं, कुछ टफ भी रखे हैं, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस म्यू। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया ऑलवेज लीस्ट विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब निकलता है? जब हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रल एक्सेस नहीं, सेंट्रोइडल एक्सेस, रेडियस ऑफ गायरेशन भी नहीं, बॉटम मोस्ट एक्सेस भी नहीं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द पावर इन किलोवाट। किलोवाट में पावर निकालनी है, ट्रांसमिटेड बाय अ रोटेटिंग शाफ्ट। ओके, पावर P है, एन स्पीड ऑफ द शाफ्ट आरपीएम में दिया है, टी टॉर्क ट्रांसमिटेड दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 पाई एन टी बाई 60। भाई पावर तो यही होती है, और अगर आप लोगों ने 2 पाई एन टी बाई 60 लगा दिया मेरे लाल, यहीं पर ही तबाहियां हो जानी है। इसका आंसर ये नहीं होगा, राइट भाई साहब। क्यों? क्योंकि 2 पाई एन टी बाई 60 से जो तुम वैल्यू निकालते हो वो वैल्यू किसकी होती है? वॉट की होती है। इन्होंने पूछा है किलो वॉट में, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 1000, तब आएगा आंसर। तो इससे अगर मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60,000। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, अ बार ओके एल मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू अ ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, ठीक है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब गाइस इसका आंसर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला तो मैं मुझे खुद याद नहीं होता, मैं तुम्हें क्यों याद दिलाऊं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? हाफ पी इंटू डेल्टा, राइट, यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है? हाफ ऑफ पी लोड
P मतलब लोड, लोड कितना दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है W, तो मतलब हाफ इंटू W। और डेल्टा क्या होता है, PL अपॉन A, चेंज इन लेंथ PL अपॉन A निकालते हैं, P की वैल्यू यहाँ पे W है तो WL अपॉन A इंटू E ले लेते हैं। तो यहाँ को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, W स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2 इंटू A इंटू E, दिस विल बी द आंसर। तो इसका आंसर होगा WL स्क्वायर L 2A, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेन गेज इन द स्ट्रेन रोजेट आर। मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेन रोजेट का कहां यूज होता है, लीनियर स्ट्रेन निकालने के लिए, किसमें, कर्व्ड सरफेस में। तो मिनिमम आपको स्ट्रेन गेजेस लगाने कितने, 1 2 3 4 10 15 20, सिर्फ 3, मिनिमम तो 3 लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअल लीनियर मेजरमेंट चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है स्टील वायर ऑफ 10 mm डायमीटर। देखो इन्होंने पहले बता दिया 10 mm डायमीटर है स्टील वायर की, इसको बेंड किया है सर्कुलर शेप ऑफ 5 मीटर रेडियस पे। ओके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर व्हेन E इज 200 गीगापास्कल। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे बेंडिंग इक्वेशन बननी चाहिए। बेंडिंग इक्वेशन अगर आपको नहीं आती है तो याद रखिएगा ये क्या होती है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक है, अब देखो इसमें से मुझे देखना है कि मेरा किस किस से काम हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है, चलो ठीक है, बेंड इन द सर्कुलर शेप ऑफ आर, ये आर दिया हुआ है। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड निकालना है, तो मतलब मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, अगर इन दोनों की जरूरत है तो मैं लिख लेता हूं, दैट इज सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। ठीक है, रेडियस निकालना है। रेडियस में इन्होंने बोला है बेंड इनटू अ सर्कुलर शेप ऑफ 5 मीटर रेडियस, तो मतलब रेडियस यहां पर कितना दे दिया है, 5 मीटर। चलिए, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 गीगापास्कल। चलिए, वाई, वाई मुझे पता है क्या, 10 mm diameter is bent into a circular shape of 5 meter radius. Okay, then what will be the maximum stress induced? तो y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर पे 5 सर्कुलर शेप दिया हुआ है और बहुत बढ़िया। ई मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर निकालना है ना। तो वायर निकालने के लिए जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10/2। भाई वाई मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम से तुमको हाफ करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो स्टील वायर की 10 mm दी हुई है, तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 mm, राइट। ये क्या है तुम्हारी वाई मैक्स, जो तुम वैल्यू निकालते हो तो ये कितनी हो जाएगी, 5 mm। बस हो गया, सिग्मा की वैल्यू सॉल्व करनी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में सॉल्व करना है, निकाल देते हैं वैल्यू। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लाल, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 200 गीगा पास्कल है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 200 इंटू 10⁻3, इससे ये मेगा पास्कल में आ गया। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई, नहीं ये तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है, 5 मीटर, तो 5 इंटू 10⁻3 mm में करना पड़ेगा ना। तो 10⁻3 से 10⁻3 उड़ा देते हैं, 5 से 5 उड़ा देते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यूजुअली स्ट्रॉन्गर कंस्टिट्यूट ऑफ अ कंपोजिट इज, कंस्टिट्यूट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। यूजुअली स्ट्रॉन्गर कंस्टिट्यूट ऑफ अ कंपोजिट, रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स बोथ आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, कैन नॉट बी रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, रीइंफोर्समेंट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर। तो भैया देखो, कोई भी शाफ्ट है आपके पास, ये देखो ये शाफ्ट है, अगर तुम इस शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हो तो ट्विस्टिंग मोमेंट किसकी वजह से आएगा, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहां पर क्या हो रहा है, जो ट्विस्टिंग मोमेंट टी लग रहा है दैट इज पैरेलल टू योर क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज टी इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और अगर ये पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन है मेरे लाल, तो क्या मैं यहां पर ये वाली बात बोल सकता हूं कि कोई भी फोर्स जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है वो शियर फोर्स होता है, और शियर फोर्स से बनने वाला जो स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस काट दो, कंप्रेसिव काट दो, आंसर ऑप्शन नंबर सी शियर स्ट्रेस, राइट। अगला क्वेश्चन, रिंगिंग एक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग एंड। देखो अब गाइस यहाँ पर रिंगिंग एक्शन लिखा हुआ है, रिंगिंग कहने का मतलब ये मत समझ जाना कि
तुम्हारी घंटी वाला है, वो जो घंटी रिंगिंग होती है ना वो RING होता है। ये जो रिंगिंग बोल रहा है ना ये होता है फंसाने वाला, राइट, मतलब पूरा फंसाने वाला। तो ये जो रिंगिंग एक्शन होता है ये बेसिकली आप लोगों का स्लाइडिंग और ट्विस्टिंग दोनों से बनता है। देखो ना ऐसे करके, ऐसे, राइट, दैट इज रिंगिंग। तो तुम क्या कर रहे हो, ट्विस्ट भी कर रहे हो और साथ में स्लाइड भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रोइंग, रोलिंग, रेसिप्रोकेटिंग नहीं, ट्विस्टिंग ही एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वाउंड इट पोजेस। देखो भाई साहब, अब तुम्हें घड़ी के बारे में पता है कि जो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है वो क्या होती है, इस तरीके से रोटेटेड होती है ना। अगर वो रोटेटेड है मतलब वाउंड हो रही है। वाउंड मतलब यहाँ पर घाव नहीं है, वाउंड मतलब है पूरा लिपट जाना। तो जो वो लिपटेगी और फिर उसके, अरे यार तुमने चाबी वाली घड़ी देखी, टिर 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 करके चाबी भरते थे, फिर वो धीरे 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 चलती रहती थी। तो हम बेसिकली क्या करते थे, जब हम किसी भी घड़ी में चाबी भरते थे पहले के जमाने में, तो वो क्या होता था, वो कौन सी एनर्जी में स्टोर होता था, काइनेटिक एनर्जी में, है ना, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब भी कभी आप रिंग मतलब वो जो स्प्रिंग है घड़ी की, उसको जब आप चाबी भरते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो यहां पर जो इन्होंने लिखा है कि जो स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वाउंड इज इट पोजेस मतलब इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाउंड एनर्जी मत कर देना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर। वाउंड एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी वेइंग 1000 न्यूटन फॉल 16 सेंटीमीटर ओके एंड स्ट्राइक्स अ 500 kg per centimeter spring, okay, the deformation of the spring will be 5 दूना 10, तो 2 आ गया, और 16, तो इससे आ जाएगा हाफ, तो 2 दूनी 4, 16 चौके 64, 64 का रूट आएगा 8, 8, आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब आप बोलोगे सर जी ये कैसे सॉल्व हुआ, मैं सिखाता हूं तुम्हें क्या हुआ। बेसिकली यहां पर मैंने देखा कि एक बॉडी है जो 1000 न्यूटन से मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, तो 1000 न्यूटन का है, 16 सेंटीमीटर से स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक कर रहा है एक स्प्रिंग को जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 500 kg पर सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। द डिफॉर्मेशन मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो तुम्हें क्या निकालना है यहां पर, F इक्वल्स टू kx, राइट। अगर तुम लोग इस फॉर्मूले से जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स मतलब क्या होगा, जब कोई भी चीज ऐसे गिरेगी तभी तो स्ट्राइक करेगी ना मेरे लाल। तो मतलब यहां पे मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, राइट। यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जो चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं। यहां पर गाइस इन्होंने जो वैल्यू बताई है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर रखते तो काइनेटिक एनर्जी इससे निकल आती। लेकिन गाइस अब तुम्हें इसमें क्या देखना है, अब तुम्हें इसमें देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है F इक्वल्स टू kx, ये किसका है, स्प्रिंग का है। तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो हाफ mv स्क्वायर की जगह मुझे अब क्या रखना पड़ेगा, तो मुझे यहां पे क्या रखना पड़ेगा, हाफ ऑफ kx स्क्वायर, राइट, यही वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर 1000 न्यूटन लिखा हुआ है, 1000 न्यूटन क्या होता है, mg की वैल्यू होती है, तो mg मुझे क्या पता चल गया 1000 न्यूटन है। तो चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहीं पे ही लिख देता हूं, 1000 तो मुझे दिया है, g की वैल्यू कितने दी हुई है, h की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अच्छा देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, और ये भी 16 सेंटीमीटर, मतलब सारी की सारी वैल्यू 16 सेंटीमीटर पे है। तो मैं इसे बिना कुछ चेंज करे 16 सेंटीमीटर पे लिख देता हूं, दैट विल बी हाफ, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 kg पर सेंटीमीटर, तो इंटू 500 कर देता हूं, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 इधर आ गया और ये 2 इधर आएगा, तो कितना हो गया 4 इंटू 16 विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 16 चौके 64, राइट। अब अगर x की वैल्यू मैं निकालता हूं तो 8 इंटू 8, 8 टाइम 64 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अभी स्प्रिंकर कह रहा है स्प्रिंग स्टिफनेस इज डिफाइंड एज, वेरी गुड, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, गलत है, एरिया पे नहीं हम लेंथ पे लेते हैं।
लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो आता है वो आपका लेंथ में आता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। टॉर्क रिक्वायर्ड काट दो, द रेशियो ऑफ द स्प्रिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काट दो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इट इज सेइंग दैट व्हेन अ स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहां पर आपने स्ट्रेस सिग्मा को कांस्टेंट कर दिया, इलास्टिसिटी मतलब ई को कांस्टेंट कर दिया, ठीक, Young's modulus of elasticity, right? The energy absorbing capacity of the dynamic forces is the function of its, भाई साहब आप एक बात समझो, अब यहां पर इन्होंने स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया है, इन्होंने इलास्टिसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अब कह रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो मतलब स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है, राइट? अब स्ट्रेस भी कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट है, तो फिर यहां पर क्या आएगा? विड्थ से काम होगा? नहीं होगा। लेंथ से काम होगा? नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन से होगा? नहीं होगा। बाकी बचा क्या? वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के बेसिस में आप निकालोगे, राइट? फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, भाई तुम इस तरीके से समझो ना, तुम्हारा स्ट्रेस कांस्टेंट है, तुम्हारी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, अब तुम बोल रहे हो कि भैया मुझे डायनेमिक फोर्सेस के लिए जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी वो कैसे पता चलेगी? तो जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितना कम वॉल्यूम उतनी कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है ड्यू टू रेजिलियंस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी। रिजिडिटी से काट दो, नहीं होगा, राइट? फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी नहीं होगा, इलास्टिसिटी और आपका रेजिलियंस। इसमें अगर मुझसे बोले कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द स्प्रिंग इज ड्यू टू दिस, ऑप्शन नंबर ए, राइट? रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इलास्टिसिटी इसलिए नहीं लिया मेरे लाल, क्योंकि इलास्टिसिटी आप लोगों को हर मटेरियल में दिख जाएगी, हर मटेरियल में, इवन ब्रिटलनेस में भी, मतलब ब्रिटल मटेरियल में भी इलास्टिसिटी होती है, ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिसिटी नहीं होती। अब यहां पर कह रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग कभी भी ब्रिटल मटेरियल की नहीं, डक्टाइल मटेरियल की बनाते हैं, और डक्टाइल मटेरियल पे जो हम देखते हैं इस रेजिलियंस के बारे में भी, तो रेजिलियंस क्या कहता है? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट ऑन अ बॉडी। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड के बारे में कौन बताता है आप लोगों को? रेजिलियंस बताता है। इलास्टिसिटी एनर्जी स्टोर्ड के बारे में नहीं बताता, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी बताता है कि कितना खिंच सकता है, राइट? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द, ये आ गया आंसर। देखो मैंने किया क्या, कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है मेरे दिमाग में क्या आता है? आई, राइट? कह रहा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब देखो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आई की वैल्यू या तो एक्स एक्स में होगी या आई वाई वाई में होगी, राइट? अब आई एक्स एक्सेस और आई वाई वाई के साथ एक चीज और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई जेड जेड। अब अगर मैं इसको देखूं तो जो मेरा एक्स वाई प्लेन बनता है, राइट, ये देखो, ये जो मेरा प्लेन होगा ना, ये प्लेन, ये मेरा एक्स वाई प्लेन होगा, राइट? और एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर आपको देखने के लिए मिलेगी, जो बाहर की तरफ आएगा, वो जेड पे होगा। तो जेड पे जो आई जेड जेड निकलते हैं, यही तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, पोलर मोमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है लीफ स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू, भाई सिंपल सी बात है, लीफ स्प्रिंग आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी होती है ना? इस तरीके से बनाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बनाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। अब यहां पर एक लोड ऐसे लगता है, यहां पर एक लोड ऐसे लगता है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको सीधी करने की कोशिश कर रहा है। सीधा करना मतलब क्या? बेंड ही तो कर रहा है भाई, ऐसी थी ऐसे कर रहा है, तो बेंडिंग ही तो हो रही है, राइट? अब ये सीधा होता और इसको और मोड़ता तो वो भी बेंडिंग कहलाती है, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट टू विथस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज, वाह क्या बात है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इनेबल्स इट टू विथस्टैंड बेंडिंग, बेंडिंग की बात कर रहे हैं, ओके, विदाउट फ्रैक्चर मतलब आप लोगों का जा रहा है टफनेस तक, ओके, दैट इज नोन एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, स्टिफनेस नहीं कह सकते, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बहुत ज्यादा कह सकते हैं, डक्टिलिटी। इसका आंसर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, राइट? गाइस देखो तीन तरीके की रिजिडिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एक पढ़ी है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई आई, राइट, दैट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। एक होती है एक्सियल रिजिडिटी जिसे हम बोलते हैं ए इंटू ई, राइट? और एक होती है टॉर्शनल रिजिडिटी जिसे हम कहते हैं जे इंटू जे, जी जे, राइट? ये तीन तरीके की होती है। इसमें से जो एक्सियल रिजिडिटी होती है वो अलोंग एक्सेस पे काम करती है कि भाई खींचने में,
एक्सियल रिजिडिटी का काम होता है। जब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है तो ये मोड़ने में काम आती है, और जो टॉर्शनल रिजिडिटी है ये ट्विस्ट करने में काम आती है। तो इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने बोला है कि भाई साहब बेंडिंग होनी चाहिए, विद स्टैंड बेंडिंग, है ना, बिना टोटल बेंडिंग करे। तो वो किस में आएगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है फाइब्रस फ्रैक्चर अकर्स इन। देखो फाइब्रस फ्रैक्चर के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो फाइब्रस फ्रैक्चर कहने का मतलब है रेशेदार फ्रैक्चर। रेशेदार फ्रैक्चर मतलब समझ में आ रहा है कैसे? गन्ने का जूस लेना, जब तुम गन्ने के जूस को देखते हो तो गन्ने के जूस को पी लेना, उसको मत देखना। ठीक है, तुम्हें देखना है उसके फाइबर को, मतलब जो सूखी हुई लकड़ी निकल रही है उसकी, जो उसका फाइबर निकल रहा है, तुम अगर उसको देखोगे तो गाइस तुम उसमें ध्यान दोगे कि वो जो फाइबर है तुम उसको निचोड़ने की कोशिश करो, कुछ भी करो तो उसमें रेशे बन रहे हैं। वो रेशे तुम्हें सिर्फ उस डक्टाइल मटेरियल में देखने के लिए मिलेंगे, ब्रिटल मटेरियल पे कभी यह फाइब्रस फ्रैक्चर नहीं देखने मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर डक्टाइल मटेरियल ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं इलास्टिक मटेरियल, आंसर गलत हो गई क्योंकि इलास्टिक के अंदर डक्टाइल और ब्रिटल दोनों आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। भैया चारपी टेस्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ टफनेस मेजर करने के लिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड। प्रूफ स्ट्रेस किससे रिलेटेड है? तो गाइस देखो, ये जो प्रूफ वर्ड लग जाता है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो सुनो। ये जो प्रूफ वर्ड है ये कनेक्ट होता है आप लोगों के मैक्सिमम वर्ड से, राइट, मैक्सिमम। चलिए, मैंने सिर्फ ये वर्ड पकड़ा है। अब मैक्सिमम स्ट्रेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्ट्रेस इज रिलेटेड टू? इलॉन्गेशन हो सकता है, नेकिंग मैक्सिमम स्ट्रेस, नेकिंग ये भी हो सकता है, यील्डिंग और फ्रैक्चर। चारों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कुछ एक ट्विस्ट होगा जो मैं समझ नहीं रहा हूं। अच्छा ओके, सुनो, अब देखो गई, अगर मैं स्ट्रेस के बारे में बात करूं मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मुझे इलॉन्गेशन में भी देखने मिल सकता है, नेकिंग में भी देखने मिल सकता है, यील्डिंग में भी देखने मिल सकता है, और फ्रैक्चर में भी देखने मिल सकता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में कैच है, कैच ये है कि ये जब इन्होंने प्रूफ स्ट्रेस के बारे में बात करी तो प्रूफ स्ट्रेस ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं? प्रूफ रेजिलियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। जब तक प्रूफ रेजिलियंस से कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसको आंसर को आपको देना थोड़ा सा मुश्किल होगी, राइट। प्रूफ रेजिलियंस, अब प्रूफ रेजिलियंस ये कहां तक जाता है? अप टू इलास्टिक लिमिट तक। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, अब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड करने के लिए जो स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और वो कहां तक जाएगा? इलास्टिक लिमिट तक, राइट। अब इन्होंने बोला इलॉन्गेशन काट दो, नेकिंग काट दो, फ्रैक्चर काट दो, यील्डिंग। अब यील्डिंग इज द पॉइंट विच इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द इलास्टिक पॉइंट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना, 110% इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम फॉलोज। भैया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जब होता है ऐसा, तो इसके साथ जब शियर स्ट्रेस आता है तो आपको स्ट्रेट पाथ देखने के लिए मिलेगा, राइट। सनासर घनघोर गलत आंसर है। कैसा पाथ देखने के लिए मिलता है भाई साहब? हमें पाथ देखने के लिए मिलता है पैराबोलिक, राइट। फिर आप बोलोगे सर जी फिर स्ट्रेट किस में देखने मिलता है? शियर स्ट्रेस का स्ट्रेट पाथ हमें देखने मिलता है जब हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ऐसा। कैसा? ऐसा, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन हमें सर्कुलर में दिखाई देगी और आपको रेक्टेंगल हमें पैराबोलिक दिखाई देगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराबोलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ अ स्ट्रेस इन द सिंपल बेंडिंग। अब देखो सिंपल बेंडिंग के बारे में बात कर रहा है, ऑफ अ बीम इज, बीम। अब देखो इसमें क्वेश्चन में सबसे गलत बात जो इन्होंने कर दी वो ये बोल दी कि भाई इन्होंने बताया नहीं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा बीम का, सर्कुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है। जब भी कभी ऐसा ना दिया हो तो तुम कैसी बीम कंसीडर करोगे? रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर करोगे, क्योंकि जो कॉलम्स होते हैं वो मोस्टली सर्कुलर बनाए जाते हैं और जो बीम्स होती है मोस्टली रेक्टेंगुलर बनाई जाती है ना। तो पैराबोलिक बिल्कुल नहीं होगा, इलेप्टिकल बिल्कुल नहीं होगा, हाइपरबोलिक नहीं होगा, आंसर क्या होगा? लीनियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द बेंडिंग, ये कर लिया हमने लीनियर, है ना। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन सॉम का है नहीं लेकिन बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है? इन्होंने बता दिया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी के बारे में बात कर रहा है। अब सीजी तो तुम एफएम में पढ़ते हो,
लेकिन वो बोला ऑफ अ ट्रायंगल लोकेटेड एट अ पॉइंट ऑफ। अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा हाँ सॉम से कनेक्ट किया जा सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर एंगल, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, या कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। तो देखो गाइस यहां पर आप लोगों को अगर मैं ट्रायंगल दिखाऊं तो ये मेरा ट्रायंगल है, राइट। अब इसकी एक मीडियन, मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली लाइन को दो पार्ट में तोड़े, ठीक है। इसकी मीडियन जाएगी तो ये कहां तोड़ेगी, सामने वाले को दो पार्ट में, और इसकी मीडियन जाएगी तो ये कहां तोड़ेगी, सामने वाले को दो पार्ट में। तो मतलब ये इंटरसेक्शन होगा, दिस इज नोन एज द कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी जगह पे आप लोग क्या देखोगे, इसकी सीजी देखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड एज। देखो भाई साहब अगर सिर्फ दो सपोर्ट से होता तो हम इसे कैंटिलीवर बीम नहीं, इसे हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। कैंटिलीवर बोलते हैं वन सपोर्ट को। अब यहाँ पे कह रहा है मोर देन वन टू सपोर्ट, मतलब दो से ज्यादा सपोर्ट, तो हो सकता है तीन सपोर्ट हो सकता है चार हो सकता है पांच सपोर्ट हो। तो अगर ऐसे सपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो उस तरीके की बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्टर्ड बीम? बिल्कुल भी नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉन्टिन्यूअस बीम, राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम इसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ टू सपोर्टेड के लिए होता है। अब आपके दिमाग में आएगा एनकैस्टर्ड बीम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे आप लोगों ने। अगर नहीं जानते हो तो याद रखना एनकैस्टर्ड बीम इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड बीम, या फिर तुम ये समझो कि फिक्स्ड बीम को ही अलग लैंग्वेज में एनकैस्टर्ड बीम भी बोलते हैं। जैसे कि तुम्हें बोलना है आई एम सरप्राइज्ड, राइट। तो आई एम सरप्राइज का मतलब समझ में आ गया भाई, मैं तो अचंभित रह गया, मैं तो शॉक में रह गया, दैट इज सरप्राइज, है ना। अब इसी को बोलते हैं आई एम फ्लैबरगैस्टेड। अब फ्लैबरगैस्टेड का मतलब क्या है भैया, पता नहीं, अरे वही कहना चाह रहा है आई एम सरप्राइज, है ना। अब बोले तुम क्या कर रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग, और अगर इसे भी बोल दे व्हाट आर यू अप टू, दोनों का मतलब सही है, बस बोलने का तरीका अलग है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ओके, लेंथ दे दिया 1 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 0.4 न्यूटन पर मीटर, ओके। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकरिंग इन द बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है मतलब एसएसबी है, 1 मीटर लेंथ है, सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल लग रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल जब लगता है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है मेरे लाल। देखिए मैं आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर दूंगा ना कि आप लोग जबरदस्त तरीके से खेलोगे। अब इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, मे भी अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रखिएगा WL²/8, ठीक है। ये होती है इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वेट W कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ है यहाँ पर लोड 0.4 का, चलो 0.4 L स्क्वायर, तो L की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 8 कर देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/20, ठीक है। 1/2 होता है 0.5, और 0.5 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा 0.05, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ। भैया बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब वो तुम किसी भी साइड से लगा सकते हो। बेंडिंग मोमेंट क्या है, एक तरीके का कपल है भाई, एक तरीके का कपल ही तो है, जो एक इस साइड से लग रहा है और दूसरा उस साइड से लग रहा है, तभी तो तुम मोमेंट निकाल पाते हो, राइट। चलो ऑल वर्टिकल फोर्सेस नहीं, ऑल हॉरिजॉन्टल नहीं, फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लांट होना चाहिए प्लेन, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉइंट, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इफ द रेडियस ऑफ अ वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड P 3 टाइम्स। क्या बात है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रिपल। भाई 3 टाइम्स हो रहा है ना, आंसर गलत है, ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं होगा। समझो इन्होंने बोला इफेक्ट ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर के बारे में बात करूं, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू लोड P इज 3 टाइम्स, मतलब R अब कितना हो रहा है, 3R हो रहा है। मतलब कि आप लोगों का जो वायर थी वो ऐसी थी, अब वायर ऐसी है। तो भैया वायर में कोई चेंज नहीं, क्या कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं। तो भैया जो यंग्स मॉडुलस है E, ये तो एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो जब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो क्या E बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, इट विल बी कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज रिमेन अनअफेक्टेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट व्हेन द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन within or external to a body is known as।
भैया देखो इन्होंने बोला भैया टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, अंदर लगे या बाहर लगे, हर जगह से सेम हो, इस तरीके के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाँ सिंपल सी बात है भाई, ये देखो एक बॉडी ले ली, ठीक है, अब ये सर्कल पे तभी रहेगी जब अंदर से लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस व्हिच आर एक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, तभी तो भाई साहब ये सेम रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है एंड दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, राइट। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में ही आपका ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। गाइज मैं सेशन आप लोगों को इसलिए इतने सारे करा रहा हूं सो दैट आप लोग सेशन को देखें, 30 मिनट के अंदर 30 सवाल सॉल्व करें, और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन भी कर दूंगा वो क्वेश्चन। और साथ में गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप लोगों को भयंकर वाले कंटेंट आपको मिलते हुए चले जाए। तो बस ये मेरा थॉट है, और इसी थॉट के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर भेज देना सो दैट मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग सेशन को पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।